मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं। स्टेट पार्ट 2 में भी हमारा 2 चैप्टर पार्ट 4 लक्ष्य और पार्ट 5 विकलन ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 1 संभावना, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, और काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर आप पार्ट 1 संभावना शुरू कीजिए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 1 संभावना, जिसमें कुछ थियोरी के टॉपिक है। इन सभी टॉपिकों को हम बारी बारी से सीखेंगे और कोशिश करेंगे याद करने की कि इस टॉपिक को कैसे याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने सभी टॉपिकों का नाम लिख लिया है। संभावना का अर्थ, यादृच्छिक प्रयोग, निर्देशावकाश, शांत निर्देशावकाश, अनंत निर्देशावकाश, घटना, निश्चित घटना, असंभव घटना। उसके बाद इस तरफ योग घटना, प्रतिच्छेद घटना, पूरक घटना, अंतर घटना, परस्पर निवारक घटना, परस्पर निशेष घटना, परस्पर निवारक और निशेष घटना, प्राथमिक घटना और निरपेक्ष घटना। काफ़ी सारे टॉपिक है, लेकिन इन्हें कैसे आसान तरीके से याद किया जा सके ये आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले संभावना किसे कहते हैं दोस्तों? संभावना का क्या मतलब निकलता है? संभावना का कोई एक निश्चित अर्थ तो नहीं है दोस्तों, लेकिन जो घटना किसी लक या चांस पर आधारित हो तो उस घटना के घटने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? संभावना। यानी जो घटना निश्चित ना हो, जिसके परिणाम हमें निश्चित ना हो। घटना तो निश्चित हो, लेकिन उसके परिणाम हमें पहले से निश्चित नहीं कर सकते कि यही परिणाम आएगा। हाँ, ये पता होगा हमें कि कुल परिणाम ये है, उसमें से ही कोई परिणाम आएगा, लेकिन उसमें से कौन सा निश्चित परिणाम आएगा ये पहले से निश्चित न किया जा सके, उसी को हम कहते हैं संभावना। जैसे अगर हम सिक्का उछालें तो हमें ये पता है कि सिक्के पे हेड या टेल आएगा, लेकिन हेड और टेल में से क्या आएगा ये हमें पहले से पता नहीं है। वो हमारे लक, किस्मत या चांस पर आधारित है। यानी अगर हमने हेड कहा है तो हमारी किस्मत अच्छी है तो हेड आएगा, किस्मत अच्छी नहीं है तो हेड नहीं आएगा, टेल आएगा। चलिए आगे के टॉपिक, यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं? तो ऐसे प्रयोग जिसके समग्र संभव परिणाम पहले से निश्चित हो। ऐसे प्रयोग जिसके समग्र संभव परिणाम निश्चित हो, लेकिन उसमें से कौन सा निश्चित परिणाम आएगा ये पहले से निश्चित ना किया जा सके, ऐसे प्रयोग को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको यादृच्छिक प्रयोग के बारे में? कि जिसके समग्र संभव परिणाम यानी कुल परिणाम क्या है ये पहले से पता हो कि इसके कुल परिणाम ये हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा निश्चित परिणाम आएगा ये पहले से निश्चित किया न जा सकता हो। यानी पूर्व रूप से हम निश्चित नहीं कर सकते कि उसमें से यही परिणाम आएगा। तो ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग या रेंडमली प्रयोग कहते हैं हम लोग। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम पासा उछालने वाले, पासा उछालने का एक प्रयोग करते हैं, और पासा उछालने का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें पहले से क्या पता है? उसके समग्र संभव परिणाम हमें पहले से पता है कि पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक ही आएगा पासे पर। लेकिन 1 से 6 में से कौन सी संख्या आएगी ये हम पहले से निश्चित नहीं कर सकते। हाँ, एक अनुमान लगा सकते हैं कि 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है या 1 आ सकता है, और हमें पहले से पता है कि 1 से 6 के बीच में ही कोई संख्या आएगी, लेकिन कौन सी निश्चित संख्या आएगी उसका हम अनुमान पहले से नहीं कर सकते। अनुमान कर सकते लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ऐसे प्रयोग को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। उसके बाद है निर्देशावकाश या समष्टि। तो यादृच्छिक प्रयोग के समग्र संभव परिणामों के समुच्चय के समूह को, यादृच्छिक प्रयोग के समग्र संभव परिणामों के समुच्चय के समूह को हम निर्देशावकाश या समष्टि या प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी जो हम प्रयोग करने वाले हैं उस प्रयोग के जितने भी समग्र संभव परिणाम हैं उन सभी संभव परिणामों के समुच्चय के समूह को हम निर्देशावकाश या समष्टि कहते हैं, जिससे हम संकेत में एस या यू से दर्शाते हैं। तो आपको इसको यू से ही दर्शाना है, इसलिए यू लिख लीजिए, जिससे हम संकेत में यू से दर्शाते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, निर्देशावकाश किसे कहते हैं? तो यादृच्छिक प्रयोग के समग्र संभव परिणामों के समुच्चय के समूह को हम निर्देशावकाश कहते हैं, जिसे संकेत में हम यू से दर्शाते हैं। अब निर्देशावकाश में भी 2 प्रकार है, शांत निर्देशावकाश और अनंत निर्देशावकाश। शांत निर्देशावकाश मतलब जिसमें परिणामों, जो हम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं वो परिणामों का घटक कैसा हो, निश्चित हो, उसे हम शांत निर्देशावकाश कहते हैं। और अनंत निर्देशावकाश जिसमें घटकों की संख्या निश्चित ना हो, जैसे कि सिक्का उछालना, पासा उछालना, ये सब शांत निर्देशावकाश के उदाहरण हैं। क्योंकि सिक्का उछालेंगे तो हमें पता है कि 2 परिणाम आएंगे, कुल परिणाम कितने होंगे? 2, और वो भी कौन कौन से 2? हेड और टेल। पासा उछालेंगे तो कुल परिणाम होंगे 6, कौन कौन से? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कक्षा 11 या कक्षा 12 के विद्यार्थियों के वजन
का समष्टि। तो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के वजन के समष्टि के बारे में अगर हम बात करें या उसके निर्देशावकाश के बारे में अगर हम बात करें तो वो निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि वजन का समूह 50 किलो से 70 किलो है तो किसी भी विद्यार्थी का 50 किलो 500 ग्राम, 400 ग्राम, 300 ग्राम या 70 किलो 400 ग्राम, 300 ग्राम, ऐसे अलग अलग वजन हो सकता है। एक ही उम्र वाले विद्यार्थियों का अलग अलग वजन हो सकता है और वजन कितना होगा वो निश्चित नहीं है। अगर आज 50 किलो 600 है तो हो सकता है कि कल के दिन 50 किलो 700 भी हो। तो वो किस में आ सकता है? अनंत निर्देशावकाश में आ सकता है। यानी वजन मापने का प्रयोग तो हम कर सकते हैं, लेकिन वजन कितने से कितने के बीच है ये भी हम जानते हैं, लेकिन उसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो संख्याएं काफ़ी 1 से 100 तक की संख्या कही जाए तो 1 से 100 तक में कुल परिणाम कितना होगा? 100। लेकिन सभी प्रकार के संख्याओं का समावेश कर लिया जाए, पूर्णांक और अपूर्णांक, तो दशमलव में बहुत सारी संख्या हो जाएगी। 1.01, 1.001, 1.001, ऐसे बहुत सारी संख्या हो जाएगी। तो इसलिए उसका समावेश किस में होगा? अनंत निर्देशावकाश में होगा। फिर आगे है घटना। घटना किसे कहते हैं? तो निर्देशावकाश के ही उप समुच्चय को घटना कहते हैं। जैसे अगर हम सिक्के उछाले तो सिक्के उछालने का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका निर्देशावकाश क्या होगा? U बराबर HT। लेकिन अगर मैं वही कहूँ कि सिक्का उछालने पर हेड आए, यानी सिक्का उछालने पर H आए, हेड को हम H से संकेत में दर्शाते हैं और काटा छापा को H हेड और काटा को टेल यानी T से दर्शाते हैं। तो सिक्के उछालने पर अगर हेड आए तो उसको हम घटना A कहें तो A बराबर क्या आएगा? H। और सिक्के उछालने का अगर हम प्रयोग करें तो कुल परिणाम क्या हो सकता है? 2, H और T। तो अगर सिक्का उछालने का अगर हम प्रयोग करेंगे तो U बराबर हमारा होगा H, T, ये कुल परिणाम हो जाएगा, ये U कहलाएगा निर्देशावकाश। लेकिन अगर मैंने कहा है कि भाई सिक्का उछालने पर हेड आना चाहिए, उसे घटना A कह रहे हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा? H। उसी तरह से अगर हम पासा उछाल रहे हैं तो पासा उछालने का कुल परिणाम U बराबर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। एक पासा को अगर उछाल रहे हैं तो उसका कुल परिणाम क्या हो सकता है? 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पासा उछालने पर विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब जो 2 के बारे में नहीं आती, और उसे मैं घटना B कहूँ तो उस समय विषम संख्या में क्या क्या आ सकता है? 1, 3 और 5। तो उसे हम क्या कहेंगे? घटना कहेंगे। अब घटना में अलग अलग बहुत सारी घटना है। निश्चित घटना, जो घटना हमेशा घटती हो उसे हम कैसे घटना कहते हैं? निश्चित घटना। और जो घटना कभी घट ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, उस घटना को क्या कहेंगे? असंभव घटना। तो निश्चित घटना का मतलब क्या हुआ कि सिक्का उछाले और उस पर हेड आए या टेल आए तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना। लेकिन असंभव घटना का मतलब सिक्का उछाले और हेड टेल एक साथ में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? असंभव घटना। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिक्का उछालने पर हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए। एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। या पासा उछाले उस पर हेड टेल आए। अब आप जान सकते हैं पासा उछालेंगे तो हेड टेल कैसे आएगा? पासा उछालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर आएंगे। पासा उछालने पर कभी हेड टेल नहीं आ सकता। तो पासा उछालने पे 1 से लेकर 6 अंक आए तो वो कैसी घटना है? निश्चित घटना। लेकिन पासा उछालने पर हेड टेल आए तो वो कैसी घटना है? असंभव घटना। पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। आप पासा उछाल कर तोड़ देंगे फिर भी उस पर हेड टेल कभी नहीं आएगा, तो वो कैसी घटना है? असंभव घटना। पासा उछालने का प्रयोग तो हो सकता है लेकिन उस पर हेड और टेल नहीं आ सकता। उसके बाद योग घटना, प्रतिच्छेद घटना, पूरक घटना, अंतर घटना, परस्पर निवारक घटना, परस्पर निषेध घटना, परस्पर निवारक और निषेध घटना और प्राथमिक घटना। इन सब के लिए आपको 2 कॉमन लाइन याद रख लेना है। इन सभी में ये कॉमन लाइन जो दिखाई दे रहा है आपको, जो मैंने यहाँ लिखा है वो मैं भी समझाने वाला हूँ आपको, वो इन सभी में लागू पड़ता है। और सभी परिभाषाएं आपको एक एक नंबर के लिए पूछ सकते हैं। सेक्शन बी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही सब पूछते हैं। तो इसके लिए कॉमन लाइन क्या है? माना कि घटना ए और बी यह शांत निर्देशावकाश U की कोई 2 घटना है। सब में लिखना है आपको। माना कि घटना ए और बी यह शांत निर्देशावकाश U की कोई 2 घटना है। ये आपको लिखना है सभी में, इन सभी में। अब उससे हम चालू करते हैं पहले योग घटना से। तो योग घटना में भी पहले आपको लिखना है कि माना कि घटना ए और बी यह शांत निर्देशावकाश U की कोई 2 घटना है। यदि घटना ए बने या घटना बी बने या ए और बी दोनों बने तो उसे हम क्या कहते हैं? योग घटना। क्या परिभाषा है? घटना ए बने या घटना बी बने या ए और बी दोनों बने उसे हम क्या कहेंगे? योग घटना, जिसे संकेत में ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। आप कक्षा 9 या 10 में आपने सीखा होगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के सभी सदस्यों को लेना है, बी के सभी सदस्यों को लेना है, बस जो रिपीट हो रहा है, दूसरी बार आ रहा है, उसको हमें एक ही बार लेना है।
तो फिर से व्याख्या बोलता दे रहा हूं, पहले वो दो कॉमन लाइन बोलना है आपको कि माना कि घटना ए और घटना बी यह शांत निर्देशावकाश u की कोई दो घटना हो, यदि घटना ए बने या घटना बी बने या ए और बी दोनों बने तो उसे हम कहेंगे योग घटना, जिसे संकेत में ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। उसके बाद प्रतिच्छेद घटना, उसमें भी वो कॉमन लाइन कि माना कि ए और बी यह शांत निर्देशावकाश u की कोई दो घटना है, यदि घटना ए और बी दोनों एक साथ बने तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद घटना, यानी ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसे घटक जो ए के अंदर भी आते हो और बी के अंदर भी आते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद घटना कहेंगे, जिसे संकेत में ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाते हैं। उसके बाद पूरक घटना किसे कहते हैं, तो फिर से वही, माना कि घटना ए और बी यह शांत निर्देशावकाश u की कोई दो घटना हो, यदि घटना ए न बने, घटना ए न बने तो उसे ए की पूरक घटना ए डैश कहेंगे। पूरक घटना को संकेत में ए डैश और बी डैश से दर्शाते हैं। यदि घटना ए न बने तो उसे ए की पूरक घटना ए डैश कहेंगे और घटना बी न बने तो उसे बी की पूरक घटना बी डैश कहेंगे। जैसे कि सिक्का उछालने का प्रयोग कर रहा हूं मैं और सिक्के पे हेड आए, उसे मैंने ए कहा है, तो अगर हेड नहीं आएगा टेल आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ए डैश कहेंगे। यानी जिससे हमने ए कहा है वो घटना अगर नहीं बनती है, उसकी विरुद्ध की कोई घटना बनती है, जैसे पासे उछालने पर सम संख्या है, उसे मैंने अगर ए कहा है और उछालने पर अगर विषम संख्या आ जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ए डैश। ठीक है, तो जो घटना को हमने नाम दिया है ए और बी, उसके विरुद्ध में घटना घटे यानी वो घटना न घटे तो उसे उसकी क्या कहेंगे, पूरक घटना कहेंगे, जिसे संकेत में किसे दर्शाएंगे, तो ए की पूरक घटना को ए डैश और बी की पूरक घटना को बी डैश से दर्शाएंगे। आगे अंतर घटना, फिर से उसमें भी वो कॉमन लाइन कि माना कि घटना ए और बी शांत निर्देशावकाश u की कोई दो घटना है, यदि घटना ए घटे और बी न घटे, ध्यान से सुनिएगा, यदि घटना ए घटे यानी बने और घटना बी न घटे या घटना बी घटे और ए न घटे तो उसे हम अंतर घटना कहते हैं। तो उसको दर्शाएंगे कैसे, तो अगर ए घटे और बी न घटे तो उसे अंतर घटना ए माइनस बी कहेंगे। ए घटे और बी न घटे उसे क्या कहेंगे, ए माइनस बी, और बी घटे और ए न घटे उसे अंतर घटना बी माइनस ए कहेंगे। यानी जो घटेगा उसको पहले लिखना है, घटना ए घटे और बी न घटे तो क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, और घटना बी घटता है यानी होता है और ए नहीं बनता है तो बी माइनस ए कहेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है अंतर घटना को हम ए माइनस बी या बी माइनस ए से दर्शा सकते हैं। उसके बाद परस्पर निवारक घटना, उसमें भी कॉमन लाइन वही, बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि माना कि घटना ए और बी यह शांत निर्देशावकाश u की कोई दो घटना है, यदि a इंटरसेक्शन b बराबर 5 हो यानी घटना a और b एक साथ न बने तो उसे हम कहते हैं परस्पर निवारक घटना। जैसे कि एक पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना है, 6 है। अब पासे पे सम संख्या आए उसे हम घटना ए कहें और पासे पे विषम संख्या है उसे हम घटना बी कहें। चलिए मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, मान लीजिए एक पासे को उछालेंगे, एक पासे को उछालने का प्रयोग कर रहे हैं, एक पासे को उछालने पर, तो एक पासे को उछालने का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका शांत निर्देशावकाश u बराबर क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। यानी कुल संभव परिणाम कितने हैं पासे को उछालने पर, 1 से लेकर 6 तक। अब मान लेते हैं कि पासे पे सम संख्या आए, एक को हम बोल दे रहे हैं कि सम संख्या, पासे पे सम अंक आए या सम संख्या आए उसे हम घटना ए कहें। तो सम संख्या का मतलब क्या क्या आ सकता है, तो 2 4 और 6 आ सकता है। उसी तरह से बी हमने किसको कहा है, विषम संख्या है, यानी जो 2 के बारे में ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या है उसे हमने बी कहा है, तो बी में क्या हो सकता है, 1 3 और 5। अब इसी के अनुसार हम ये तीनों उदाहरणों को समझते हैं। परस्पर निवारक में क्या बताया गया है कि घटना ए और बी एक साथ न बने, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 हो, जो ए में हो वो बी में न हो, कुछ भी मैच ना करता हो, तब वो क्या कहलाएगा, परस्पर निवारक घटना। तो यहाँ चेक कर लीजिए, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में हो, तो आप चेक कर लिए, दो यहाँ पे है ए में है 2 4 6 और बी में है 1 3 5, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, 5। तो यहाँ पर जो घटनाएं बताई गई है ए और बी, उसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये परस्पर निवारक घटना है, क्योंकि ए और बी एक साथ में नहीं बन रहा है। ए और बी का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, रिक्त समुच्चय। आगे परस्पर निशेष घटना, परस्पर निशेष घटना में क्या बताएगा, पहले वही 2 लाइन कि माना कि ए और बी यह शांत निर्देशावकाश u की कोई दो घटना है, यदि घटना ए बने बी बने या ए और बी दोनों बने तो उसे हम क्या कहेंगे, परस्पर निशेष घटना कहेंगे। यानी इन शॉर्ट उतना लंबा आप नहीं भी लिखेंगे, खाली 2 लाइन लिखकर ऐसा भी लिख देंगे कि माना कि ए और बी शांत निर्देशावकाश u की कोई दो घटना है, यदि ए यूनियन बी बराबर u हो तो उसे हम परस्पर निशेष घटना कहेंगे। इतना भी आप लिख देंगे तो भी चलेगा। तो आप चेक कर लीजिए, ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी का मतलब ए के सभी घटक, बी के सभी घटक खाली रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पहले मैं ए के सभी घटक लिख रहा हूँ तो 2 4 6, बी के सभी घटक लिख रहा हूँ तो 1 3 5, और इसको अगर मैं लाइन से लगा ले रहा हूँ तो लाइन से लगाऊंगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं कि क्या आ गया हमारे पास, यू आ गया। यू में क्या था, वही था ना 1 से लेकर 6 तक। तो क्या बताया गया है परस्पर निषेध घटना में कि यदि ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाए, यू हो जाए। तो मैंने ए यूनियन बी निकाला तो क्या आ गया, यू आ गया। तो ऐसी घटना को यानी ए और बी को हम निवारक भी कह सकते हैं और निषेध भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है परस्पर निवारक और निषेध, जिसमें इन दोनों शर्तों का पालन हो, यानी दोनों में से कोई मैच भी ना करता हो और दोनों को मिलाने से पूरा क्या बन जाता हो, यू बन जाता हो। तो यहाँ पे दोनों शर्तों का पालन हो ही रहा है इसी उदाहरण में। ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई भी हो रहा है और ए यूनियन बी बराबर यू भी हो रहा है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कैसे, तो नॉर्मली पहले वो कॉमन 2 लाइन लिख देंगे कि माना कि ए और बी यह शांत निर्देशावकाश यू की कोई 2 घटना है, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो तथा ए यूनियन बी बराबर यू हो, तो ऐसी घटनाओं को परस्पर निवारक और निषेध घटना कहते हैं। तो इतना लिखने के अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर के लिए इतना आपने लिखा है, उतना इनफ है। एक लाइन तो वही हो गया कि माना कि ए और बी यह शांत निर्देशावकाश यू की कोई 2 घटना है, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो और ए यूनियन बी बराबर यू हो, तो ऐसी घटनाओं को परस्पर निवारक और निषेध घटना कहेंगे। उसके बाद है प्राथमिक घटना। तो प्राथमिक घटना किसे कहते हैं, तो किसी भी घटना के एकाकी उपसमुच्चय को या निर्देशावकाश के एकाकी उपसमुच्चय को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक घटना कहते हैं। एकाकी उपसमुच्चय को जिसमें एक ही सदस्य हो उसे हम कहते हैं एकाकी उपसमुच्चय। जैसे एक सिक्के को उछालने पर क्या आता है, हेड और टेल, 2 परिणाम ही होते हैं। तो उसमें अगर हम घटना में अलग अलग करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सभी में कितने कितने सदस्य होंगे, एक एक सदस्य होंगे, एच और टी। तो ऐसे एक समुच्चय वाले जो घटना होते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक घटना। उसके बाद दोस्तों लास्ट में मैंने लिख तो दिया है निरपेक्ष घटना, लेकिन ये टॉपिक हम 1.1 के बाद सीखेंगे तो थोड़ा हमें ज़्यादा समझ में आएगा। और इस पाठ में भी जो भी कम हुआ है वो आने वाले वीडियो में, कि भाई कोविड की वजह से जो 30% कम हुआ है, कितना कम हुआ है, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, तो संभावना किसे कहते हैं, उसका नॉर्मल एक अर्थ। उसके बाद यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं, निर्देशावकाश किसे कहते हैं, निर्देशावकाश के 2 अलग अलग प्रकार, शांत निर्देशावकाश और अनंत निर्देशावकाश। फिर घटना, निश्चित घटना, असंभव घटना। और यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कॉमन लाइन हमने सीख लिया है, और उस कॉमन लाइन के आधार पर हम इन सभी घटनाओं के परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। हमें वो 2 कॉमन लाइन याद रखना है, इसका संकेत याद रखना है और उसके बराबर में क्या हो रहा है वो याद करना है। तो अच्छी तरह से अगर हम ये याद कर लेंगे तो इस पाठ को सीखने में हमें आसानी रहेगी। तो अगले वीडियो में आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको स्वाध्याय 1.1 वो करवाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।